Hello everyone, welcome back to Economics 5th class. In the last class we had seen the concept of classification of circular flow of income. Moving ahead from that last class, we will today cover the topic challenges to the circular flow of income. But before moving ahead, there are some questions which will ultimately help you in your mains preparation. So I will suggest just pause the video and take the snap or take the screenshot and jot down these questions in your copy and try to answer them. आंसरिंग जो है इन क्वेश्चन का आप जो आंसर करोगे उसमें सिर्फ ये फायदा नहीं होगा कि आपके मेंस के प्रिपरेशन में एक तो फायदा है, दैट इज अनदर थिंग। मान लो बहुत सारे क्वेश्चन अभी जैसे बीपीएससी में क्या हो गया, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए, लेकिन ये होगा कि जब आप ये आंसर करोगे, व्हेन यू विल राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, तो जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, क्लैरिटी, दैट विल इनहैंस। और जो आपका एक तो वे ऑफ आंसरिंग तो इनहैंस होगा ही, उसके अलावा यू विल बी एबल टू कोरिलेट द थिंग्स मोर इजिली, क्योंकि आप जब आंसर करोगे, लिखोगे, तो यू विल थिंक एंड यू विल ट्राई टू कोरिलेट मेनी थिंग्स, ठीक है, ताकि आप एक अच्छा आंसर लिख सको। सो प्लीज पॉज द वीडियो, टेक अ स्नैप and jot these questions down on your copy and answer them. And these questions are based on the last 4 classes we had seen. इसके अलावा उससे बाहर नहीं है, ठीक है। आप लोग ट्राई करना। चलो क्वेश्चन हटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर अहेड। तो टुडेज टॉपिक इज चैलेंजेस टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में ब्रीफली मतलब देखा था, और उसका क्लासिफिकेशन तो हमने देखा ही था लास्ट क्लास में। तो आज देखते हैं कि जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। अच्छा, चैलेंजेस जो हैं वो बाहरी भी हो सकते हैं और आंतरिक, यानी कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब अंदर, सिस्टम के अंदर, और एक्सोजेनिक बाहरी। अब ऐसा सोचो, मतलब जो भी चैलेंजेस है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम से ही रिलेटेड है, एकदम कोर इकोनॉमी से रिलेटेड है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि कोर इकोनॉमी से रिलेट नहीं करते होंगे, बाहर से मतलब दूसरी चीजों से रिलेट करते होंगे, जो कि इकोनॉमी पे इंपैक्ट करता है। तो यहाँ पे वो जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी, वो क्या हो जाएंगे? चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी, oh sorry, challenges of circular flow of income, challenges of कर दो या challenges to circular flow of income, I have written in short CFI, okay। क्या क्या हो सकते हैं? एक जो कोर इकोनॉमी से ही रिलेट करते हो, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? एंडोजेनिक बोल सकते हो या एंडोजेनेटिक भी बोल सकते हैं इसको, एंडोजेनेटिक, whatever you like you may write, okay। एंडोजेनिक चैलेंजेस कर दो आप। एक्सोजेनिक ऑब्लिक एक्सोजेनेटिक चैलेंजेस, ओके। एंडोजेनिक क्या हो गया? जैसा कि मैंने बताया, कोर इकोनॉमी सिस्टम से ही रिलेटेड हो गया, यानी कि challenges that are associated with the economic system, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम से ही रिलेटेड होंगे वो वैसे चैलेंजेस जिनके कारण जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मतलब प्रॉब्लम आए या बाधा बने, जो भी हो, ठीक है, एक हिंड्रेंस क्रिएट करे। एक्सोजेनिक चैलेंज, तो जहां पे क्या था? एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ पे क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक सिस्टम हो जाएगा। इट मींस इट इज एसोसिएटेड विद द नॉन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अब कैसे मतलब ये रिलेट होता है, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, कौन सा नहीं, ये एक तो कॉमन सेंस है जो हम लोग कॉमनली जानते भी हैं, और जो नहीं जानते वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं किस टाइप के चैलेंजेस हैं।
अच्छा, इकोनॉमिक है, जैसे कि ये एंडोजेनिक यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक सिस्टम से अगर रिलेटेड है तो इकोनॉमी में अगर किसी देश का इकोनॉमी है, मान लो व्हाटएवर, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया का अपना इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इंडिया का भी होगा। दोज इकोनॉमिक चैलेंजेस विल व्हाट विल क्रिएट व्हाट चैलेंज टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसी तरह एक्सटर्नल भी तो होंगे, मतलब कि एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स होंगे विच विल इम्पैक्ट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने बताया था चार, वो याद करो आप, चार सेक्टर थे, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो चारों सब में जो आपस में क्या होता था, इनकम का क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। किस टाइप से हो रहा था, लास्ट क्लास में भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था ब्रीफली। उससे पहले तो मैंने इस पे एक क्लास ही है, क्लास ही लिया गया टोटल। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का सेक्टर भी था ना, तो हाउ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस एक्सटर्नल चीजें जो है, जो नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमी का कोर सेक्टर नहीं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हाउ दैट दोस थिंग और दैट सिस्टम विल इंपैक्ट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो दो चीजें हो गई यहाँ भी। तो एंडोजेनिक में, जेनेटिक में भी क्या हो जाएगा आपका, दो पार्ट हो जाएंगे, क्या, डोमेस्टिक चैलेंजेस, डोमेस्टिक डोमेस्टिक चैलेंजेस, दूसरा, अच्छा डोमेस्टिक को हम लोग इंटरनल, इंटरनल थ्रेट्स भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, डोमेस्टिक चैलेंजेस ऑब्लिक इंटरनल थ्रेट्स, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल है तो इसका अपोजिट एक्सटर्नल थ्रेट। ओके, तो डोमेस्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट बोल दिए या फिर एक्सटर्नल चैलेंज। ठीक है, अब आ जाओ डोमेस्टिक चैलेंज। डोमेस्टिक नाम से क्या पता चला है, डोमेस्टिक या इंटरनल से उस इकोनॉमी के अंदर जो भी चैलेंजेस आए, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, वो मतलब दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। मतलब ये जो एंडोजेनिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी मतलब इसमें चीजें आएंगे वो इकोनॉमी की कोर से होंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब एग्जांपल देखोगे तो खुद समझ जाओ डोमेस्टिक चैलेंजेस में क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। देखो, एक तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जिसको कि हम लोग हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं, और बेहतर ढंग से समझना है तो महंगाई दर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हाई इन्फ्लेशन होगा, दैट विल डेफिनेटली इंपैक्ट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कैसे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन, महंगाई दर जो मतलब बढ़ गया जैसे किसी भी चीज की, ऐसे तो एग्जैक्ट डेफिनेशन वी विल सी इट लेटर। पिछले क्लासेस में भी हमने थोड़ा सा इसका रफ आइडिया, रफ व्यू लिया था। ठीक है, महंगाई दर बढ़ी तो क्या हो गया, डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, किसी भी चीज का डिमांड घट जाएगा। डिमांड घटेगा तो फिर सप्लाई घटेगा, सप्लाई घटेगा क्या होगा, बट हाउ इट विल इम्पैक्ट द प्रोडक्शन सेक्टर, उसका क्या, प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा, दैट मीन्स कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ेगा। हो सकता है वो कुछ छटनी करे अपने, मतलब या कमी करे अपने लेबर फोर्स में। फिर वो जो एक्सपैंड कर रहा था, दैट दैट वोंट बी एबल टू एक्सपैंड फर्दर। तो इस तरीके से आपस में फिर उसका जो बैंकिंग सिस्टम से जो रिलेटेड था, फाइनेंशियल सेक्टर से, तो वहां पे सेविंग कम हुआ, टैक्सेस गवर्नमेंट को कम हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर में जो ये था उससे लिंक बना हुआ था। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपस में एक दूसरे से सारे सेक्टर्स जुड़े हुए थे। तो इन्फ्लेशन हुआ तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, एक घट रहा है डिमांड, उसके कारण रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स पे भी असर पड़ रहा है। ओके, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा एक ब्रॉडली व्यू में सोचोगे तो आ जाएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। हाई इन्फ्लेशन, और क्या हो सकता है, पॉवर्टी, इसको भी उसी उसी से आप मतलब जो भी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उससे ब्रॉडली आप व्यू मतलब जोड़ के देखो तो आपको समझ में आएगा। और क्या हो सकता है, मैंने बहुत सारी चीजें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ही बता दिया था। देखो, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बोलोगे ये कैसे सर क्रिएट करता है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, मान लो रोड सही नहीं है, ठीक, तो रोड सही नहीं है तो जो गांव के जो किसान हैं, दैट वोंट बी एबल टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स इन राइट टाइम, एट राइट टाइम। मान लो जैसे कुछ फल है जिसमें जल्दी सड़न आ जाता है, सब्जियां हैं सड़न आ गया, और रोड सही नहीं है, जाने में ही बहुत समय लग गया, तो दैट विल इम्पैक्ट अगेन द
मेनी सेक्टर्स लाइक हाउस होल्ड सेक्टर, जिनको नुकसान हुआ वो हाउस होल्ड में आए, उनका सेविंग कम हुआ, उनका अर्निंग कम हुआ, तो वो डिमांड भी बहुत सारी चीज का कम करेंगे, सेविंग कम करेंगे, ठीक है, टैक्सेस जो है वो बचेगा। तो दीज दीज आर द थिंग्स हाउ दोज सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस तरीके से सोचो, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या हो सकता है, इकोनॉमी जो मतलब कोर इकोनॉमी से रिलेटेड हो, सिर्फ इकोनॉमी से, यानी यहाँ हम लोग पर क्या है, एंडोजेनेटिक चैलेंजेस, मतलब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से ही रिलेटेड हो, तो क्या क्या हो सकता है और बताओ जरा। फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ऐसे तो हम लोगों ने मतलब थोड़ा पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा है, वी विल सी इट वेरी अच्छे से, मतलब हम लोग इसे देखेंगे आगे क्लास में डेडिकेटली इस टॉपिक पे जो है अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। शॉर्ट में क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया आपका, जब एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है आपका जितना रेवेन्यू है, तो वहां पे क्या हो गया, आपका डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। एक और टर्म आता है रेवेन्यू डेफिसिट, नाम से ही क्या पता चला, रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट मतलब कम होना। तो इन दोनों में अंतर बस ये है ना, रेवेन्यू में क्या, यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है कि जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, लाइक थ्रू टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस एंड नॉन मतलब टैक्सेस में हो गया जैसे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस वो है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, जैसे जीएसटी हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स वी आर बियरिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जैसे कोई सामान आप खरीदते हो, साबुन या कुछ भी खरीदते हो, तो वी आर बियरिंग दैट टैक्स, ठीक है, वो भी हम पे ही बर्डन पड़ता है। तो आगे हम लोग देखेंगे हाउ इट इट इज बीइंग बियर्ड बाय अस, ठीक है, आगे देखेंगे। तो वहां पे क्या होता है, जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है और जो रिवेन्यू फिर एक्सपेंडिचर में जा रहा है, तो वहां जो मतलब जो अगर वो एक्सपेंडिचर बढ़ गया और जो इनकम है, रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम है, वो घट गया, तो वो डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। और इसमें एक और टैक्स तो आ ही गया, अब नॉन टैक्स में क्या क्या हो सकता है, आप बताओ रेवेन्यू में किस किस तरीके से, आप सोचो जरा, किस किस तरीके से सरकार जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे फाइन हो गया, फाइन भी क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। बहुत सारी चीजें, चालान जो बोलते हो, चालान हो गए, और भी बहुत सारी चीजें। इन दोनों में अंतर बस यही है ना, यहाँ भी डेफिसिट, यहाँ भी डेफिसिट, इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे हम लोग कैपिटल का भी ले लेते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन का जो एक्सपेंडिचर होता है और एक्सटर्नल डेप्ट जो होता है, दोज थिंग्स आर आल्सो काउंटेबल इन फिस्कल डेफिसिट। बट अभी डिस्कस करेंगे नहीं, अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी जो पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर टॉपिक से भटक जाएंगे, ओके। तो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, और सोचो ऐसे कौन से इकोनॉमी के ये हो सकते हैं मतलब चैलेंजेस जिसके कारण जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इनकम पे इफेक्ट करता हो। एक और ब्लैक मनी, इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। अगर यहाँ ब्लैक मनी क्या हो गया कि वैसे मनी जिसका बिना टैक्स दिए हुए, मतलब कहीं पे उसको डिपॉजिट कर दिया गया खुद के प्रॉफिट के लिए बाहर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपने उसका टैक्स नहीं भरा, टैक्स पे नहीं किया, तो दैट कम्स अंडर ब्लैक मनी। तो आपका इकोनॉमी का, आपकी इकोनॉमी का उतना पैसा क्या हो गया, बाहर चला गया, ठीक है, या टैक्स नहीं दिया गया, जो भी बाहर नहीं भी गया, अगर कंट्री में ही है तो भी, तो वो जो है आपका क्या हो गया, एक इकोनॉमी से उसका क्या हो गया, वो छुपा के दबा के जो भी रखा गया है, तो वो हट गया। इट ऑल्सो क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। पूछेंगे कैसे, जाहिर सी बात है, ब्लैक मनी ज्यादा होगा यानी करप्शन ज्यादा हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो आप खुद सोचो कि जो है गरीबी फिर बढ़ेगी, इनइक्वालिटीज बढ़ेगी ना। इनइक्वालिटीज मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि मतलब जात पात धर्म, ये ऊंच नीच, ये इसका नहीं, इनइक्वालिटीज फाइनेंशियल टर्म में भी होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीर गरीब। तो इनइक्वालिटीज, वहाँ इनइक्वालिटीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस में भी होते हैं, ठीक है, तो वहां भी इनइक्वालिटीज होते हैं। तो वहां से इनइक्वालिटी बढ़ेगा तो फिर वो मतलब जो आपका एक चेन था फ्लो का, इनकम के फ्लो का जो चेन था, दैट विल अगेन बी हैम्पर्ड बाय ब्लैक मनी। और क्या हो सकता है बताओ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो लैक ऑफ इन्वेस्टर भी होगा, इन्वेस्टर, कोई तो इन्वेस्ट करने वाला होना चाहिए ना। आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है, चाहे यहाँ का लोकल हो चाहे बाहर से हो,
कुछ भी हो इन्वेस्टर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर था वहां पे क्या था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये था, इन्वेस्टमेंट था। शॉर्ट टर्म इन द टर्म मतलब शॉर्ट मनी मार्केट, जैसे FII था, ठीक है, फिर FDI था, वो लॉन्ग टर्म था इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर्स आपके पास रहेंगे तब तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, या फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो बहुत लोगों का जो है हाउस होल्ड सेक्टर का क्या होगा, मतलब डेवलपमेंट होगा, थोड़ा डेवलपमेंट इन द सेंस कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड में डेवलपमेंट होगा, बच्चों के एजुकेशन में डेवलपमेंट होगा, फिर वो अच्छा डिमांड करेंगे तो फिर प्रोडक्शन सेक्टर सप्लाई करेगा। इस तरीके से दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स, अभी मैंने एक वर्ड बोला था इसके दौरान ही, खैर चलो याद आएगा तो फिर बता देंगे। और क्या हो सकते हैं, एनीथिंग सोचो। एक तो भी मुझे याद आया था, मैं बोल रहा हूँ बोलते समय। हाँ, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ये तो इससे में एक तरीके से इसी से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ज्यादा बेरोजगारी है तो अगेन दैट विल हैम्पर द हाउस होल्ड सेक्टर अगर हैम्पर हो रहा है तो प्रोडक्शन सेक्टर हैम्पर होगा, प्रोडक्शन सेक्टर हैम्पर हो रहा है तो उससे क्या हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर प्लस जो है आपका फाइनेंस सेक्टर वो भी ये हो गए, हैम्पर होंगे, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, इंटर रिलेटेड और को रिलेटेड विथ ईच अदर। तो थोड़ा ब्रॉडली व्यू करोगे चीजों को आप लोग तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके। चलो डोमेस्टिक चैलेंजेस तो हम लोग समझ गए, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल। अगर आपको और भी कुछ पॉइंट्स लगे कि इसमें कुछ और हो सकता है तो यू कैन राइट इट लेटर, एडिट लेटर, आप बाद में उसको ऐड कर लेना। अब जैसे मान लो, हाँ एक चीज और, मान लो यही चीजें हैं, ठीक है, इन चीजों को गवर्नमेंट अगर क्या कहते हैं कि आपका कम करने के लिए क्या होता है, कोई पॉलिसी बनाती है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन। यहीं पे लिख देता हूं, इसको यहीं पे ऐड कर लेना, कंसोलिडेशन। ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, व्हाट डज दिस टर्म एग्जैक्टली मींस। लेकिन अभी तत्काल समझने के लिए समझ लो कि कहीं की भी सरकार हो, गवर्नमेंट हो, व्हाट डू दे डू, एक्चुअली क्या होता है कि वो सॉरी वो लोग क्या करते हैं कि जैसे पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सभी को कम करने के लिए क्या करेंगे, पॉलिसी, दे विल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी टू कंट्रोल दिस थिंग्स। तो वो जो पॉलिसी फॉर्मेशन होता है इन सभी को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज नोन एज फिस्कल कंसोलिडेशन, ओके। नाउ मूविंग है, व्हाट आर द एक्सटर्नल चैलेंजेस और एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल क्या क्या हो सकता है, बट द कंडीशन इज दी चैलेंजेस मस्ट बी रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिस्टम ओनली। इकोनॉमी से ही रिलेटेड होना चाहिए, एक्सटर्नल मतलब इकोनॉमी से हटके नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए, बट कंडीशन इज ये जो है वो हमारा इकोनॉमी सिस्टम का ही पार्ट होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। अब आ जाओ, मान लो कि पूरे वर्ल्ड में अगर रिसेशन आ गया, ठीक है, इकोनॉमी मतलब, तो अगर वहां रिसेशन आया तो हमारा इकोनॉमी भी हमारे इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आवर इकोनॉमी विल आल्सो गेट अफेक्टेड विद दोस विद द इकोनॉमिक रिसेशन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या आप ऐसे कह लो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन। क्योंकि जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में बोला था कि हमारा इकोनॉमी क्या है, अब ओपन हो गया। 1990s में हम जो इवोल्यूशनरी पैटर्न बताए थे उसमें क्या बताए थे, 1990s में जब राव मनमोहन जी की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, हम अपने जब BOP क्राइसिस हुआ था तो उन्होंने अपने इकोनॉमी को हम लोगों ने ओपन कर लिया था। ओपन किया था मतलब वी आर कनेक्टेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी, हम लोग एक पार्ट हो गए थे, वी बिकेम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो गया, स्लो डाउन, जिसका नाम भी था LPG, L लिबरलाइजेशन, P प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो वी बिकेम द पार्ट ऑफ द global economic system when in 1990s, okay, when PV Narasimha Rao was the prime minister and our Manmohan Singh मतलब former prime minister, at that time he was a finance minister. So we became the part of the
ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर बाकी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम अगर वो स्लो डाउन है तो देन डेफिनेटली वी विल आल्सो बी अफेक्टेड, क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू द ग्लोबल। तो इसीलिए ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का क्या हो गया, इम्पैक्ट पड़ेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे पड़ेगा, जो भी है। रिसेशन ही आएगा, जो बाहर के लोग हैं वो घर आएंगे, अगर उसका मतलब तो रिसेशन भी आप लिख लो ना, रिसेशन। ओके, और क्या हो सकता है, मान लो कि जैसे कि हमारी ही कंट्री है, कोई भी मतलब कोई भी कंट्री हो, तो वहां की जो कंपनीज हैं, ठीक है, उसे सरकार बचाने का प्रयास करती है, करेगी ना, ताकि जो है बाहरी कंट्री से जो भी उनको कंपटीशन या थ्रेट्स फेस करने को मिल रहे हैं, उनसे उनका बचाव किया जाए। सॉरी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड नेशन। जो डेवलप नेशन है वो लोग क्या करते हैं, ऐसे पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे ताकि उनके कंपनीज को फायदा हो। कैसे, हाउ, बाय इम्पोजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सेट्रा, जिससे कि आपका जो है वहां पे अगर आप सेम कंपनी खोल रहे हो तो आपका जो मतलब लागत हो, जो भी प्रोडक्शन का जो भी लागत हो, वहां की कंपनी से कम में ना हो, ठीक है, वहां से ज्यादा हो जाए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू देम ओनली, लेकिन कम ना हो, इसलिए हायर टैरिफ्स जोड़ देंगे, बहुत सारे ड्यूटीज लगा देंगे, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएंगे, और जो भी है जैसे कि हम लोग बिहार में ही अगर बहुत सारे या कहीं भी कंट्री के, अपने इंडिया में कंट्री के किसी भी स्टेट में या कोने में कोई भी चीज प्रोडक्शन या किसी भी चीज को खोलते हैं कंपनी को, तो वी आर गेटिंग सम सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, तो सब्सिडीज वहां क्या हो गया, दैट विल प्ले वाइटल रोल, क्योंकि वहां वहां की भी कंपनी जो बाहर बाहर की कंपनी है, उन्हें भी वहां की सरकार क्या देंगी, सब्सिडीज देगी, तो क्या हो गया, उनका जो फाइनल जो है प्रोडक्शन कॉस्ट जो है दैट विल बी लेस, ठीक है, जो मतलब इनिशिएट करने के लिए अगर मान लो नई कंपनी भी अगर खोल रहे हो तो आपका जो फाइनल जो सब्सिडी मिलता है, तो अभी जैसे मान लो विदाउट सब्सिडी आपको कोई चीज बनाने में 10 रुपए पड़ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट का सब्सिडी मान लो 10% भी मिल जाता है आपको, 20% भी, देन व्हाट विल हैपन, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें क्या होगा, कमी हो जाएगा, तो आपका बेनिफिट, तो आपका जो प्रॉफिट है वो तो मार्जिन रहेगा ना, ठीक है, समझ गए। तो ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड नेशन है, हाउ इट अफेक्ट आवर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और क्या हो सकते हैं, जरा सोचो, क्राइसिस हो गए वर्ल्ड के, अच्छा, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल बैंक्स हैं जिसपे जिसके पॉलिसीज के कारण जो है बाकी ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, फेडरल बैंक ऑफ यूएस हो गया, ठीक है, तो पॉलिसीज ऑफ फेडरल बैंक ऑफ यूएस, पॉलिसीज ऑफ वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, ठीक है, बहुत सारे हैं, जो भी आपको लिखना है तो एक ही में आ जाएगा, आप लोग इसको इसी में ऐड करते जाना हो, क्या पॉलिसीज करके ऑब्लिक करके आपको जितने भी लिखने हैं, बैंक ऑफ यूएस ऑब्लिक वर्ल्ड बैंक ऑब्लिक आईएमएफ व्हाटएवर, आप लोग ऐड करते जाना फर्दर विद द करंट अफेयर्स, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, अच्छा ये देखो, हम लोग बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, अब इंडिया का एग्जांपल ले ले, सबसे ज्यादा यहाँ इंपोर्ट क्या होता है, ऑयल, ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तेल का जो कच्चे तेल का दाम बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, डायरेक्टली हम पे मतलब हैम्पर होते हैं हम लोग, ठीक है, हैम्पर होते हैं, तो जहां पे हम लोग मतलब अगर तेल का दाम जैसे अभी 100 रुपए के पार है, मान लो अगर 200 रुपए हो गए पर लीटर, तो दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी ना, इकोनॉमी इम्पैक्ट होगा, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, मान लो कि अगर 200 रुपए पर लीटर हो गए, तो जाहिर सी बात है, आप गाड़ी से जहां मतलब जा रहे थे वहां आप कम यूज करोगे, कम तेल लोगे, कम पेट्रोल यूज करोगे, खरीदोगे, तो डिमांड पेट्रोल का भी घटा, दूसरी बात, ठीक है, वहां पैसे बचत होंगे, लेकिन पैसे बचत आपके भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो ऑटो मतलब हाउस होल्ड सेक्टर में और भी तो है, लोअर इनकम ग्रुप भी है, मिडिल इनकम ग्रुप भी है,
मिडिल इनकम में भी 3 बताए थे मैंने, लोअर मिडिल इनकम, मिडिल इनकम और हायर मिडिल इनकम ग्रुप। तो अब जो वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं जो कि जैसे ऑटो रिक्शा या प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं, तो अब बताओ वो तो भाड़ा बढ़ाएंगे किराया, और जब किराया बढ़ेगा तो लोग ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे तो बचेंगे। तो फिर उनका जो है, जो उनका वो तो हाउस होल्ड सेक्टर में आए, तो उनका क्या हो गया, एक जो आय है वो हैम्पर हो रहा है। तो वो हैम्पर होगा तो फिर से वही डिमांड सप्लाई वाला चेंज शुरू हो जाएगा, सेविंग्स कम होगा, टैक्स कम होगा, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप, प्राइस ऑफ ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट। ओके, और भी जो चीज होगा आप लोग यहाँ पे प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा एक चीज और, अच्छा देखते हो आप, एक हमेशा न्यूज में आता है कि चाइना ने अपने करेंसी को क्या क्या डिवेल्युएट कर लिया, यानी कि अपने जो जैसे कि हम लोग कहते हैं ना यहाँ की $1 बराबर हम इंडियन करेंसी में 80 रुपीज के आसपास होता है। ठीक है, तो चाइना क्या करता है, वो जैसे मान लो उनका जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो अपने करेंसी को डिवेल्युएट कर लेता है। उससे होता क्या है, डिवेल्युएट किए तो जाहिर सी बात है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अब देखेंगे कि जैसे अभी इंडिया का ही वैल्यू 80 रुपया है, तो व्हाट दे सी कि 80 रुपया, अब $1 वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 80 रुपये का चीज खरीद सकते हैं इंडिया में। ठीक है, अब मान लो कि अगर दस डॉलर भी वो इन्वेस्ट किए, ठीक है, $10 में 10 चीज खरीदे, एक डॉलर के हिसाब से, यहाँ तो 80 रुपया है ना, आप ऐसे देखोगे यहाँ के हिसाब से, यानी 800 रुपये हो गए। तो अगर आप सोचो वो 80 रुपये, अगर सामान, एक ही सामान का दाम 80 रुपये के हिसाब से भी है, तो वो 10 सामान खरीदा या इन्वेस्ट किया, तो उसमें 10 में से अगर उसका 2-3 लॉस में भी चला गया, बाकी प्रॉफिट में, देन ऑल्सो ही विल बी इन प्रॉफिट स्टेट। ठीक है, लेकिन अगर वही, अगर करेंसी में ज्यादा अंतर नहीं है वैल्यूएशन में, तो अब देखो मान लो कि अगर इन केस भी ऐसा है नहीं, मान लो $1 बराबर 5 रुपया 10 रुपया हो गया, तो अब तो वो जो 10 चीजें खरीद सकता था 80 रुपये के हिसाब से, अब तो नहीं खरीद पाएगा। अब जो इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर एक में भी लॉस हुआ, दैट विल टोटली हैम्पर हिम। ठीक है, तो चीजों को इस तरीके से ब्रॉडली अगर सोचा जाए, तो डिवेल्युएट जानबूझ के किया जाता है ताकि उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट और आए, कि मतलब प्रॉफिट के, मतलब इन्वेस्टर भी तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, जहां प्रॉफिट होगा देयर ओनली दे विल इन्वेस्ट। तो जहां पे वो अपना प्रॉफिट मार्जिन देखें, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो वहां पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे और पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अगेन दे विल डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम व्हाट प्रोडक्शन सेक्टर, और सेविंग्स बढ़ेंगे। इस तरीके से फिर वो मतलब चेंज जो है, सर्कुलर फ्लो होगा, वो चलता रहेगा। ठीक है ना, तो यू कैन राइट इट हियर, वन मोर पॉइंट, व्हाट करेंसी डिवैल्यूएशन सबसे ज्यादा आपको ये चाइना करता है, जापान भी, बहुत बहुत सारी कंट्रीज करती हैं, जापान भी करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, करेंसी डिवैल्यूएशन। अच्छा, करेंसी डिवैल्यूएशन से एक और चीज याद है, करेंसी वार भी आ जाएगा इसमें। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल चैलेंजेस। ठीक है, अब चलते हैं एक्सोजेनिक पे। यू वांना टेक अ स्नैप, जस्ट टेक इट सो दैट आई विल रब इट। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग एक्सोजेनिक पे। ठीक है, तो एक्सोजेनिक क्या था, जैसा कि नाम है, एक्सो मीन्स बाहर, ठीक है, एक्सो मीन्स आउटर। तो एक्सोजेनिक challenges are those challenges which are associated with the non economic system। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक सिस्टम। तो नॉन इकोनॉमिक सिस्टम में भी क्या होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मतलब चैलेंजेस, जो कि ऐसे तो इकोनॉमी का पार्ट नहीं हुआ, कोर इकोनॉमिक पार्ट, लेकिन वैसे तो होंगे जो अपने देश के खुद के हों और खुद फिर बाहर के होंगे। इसी टाइप से इसमें भी, इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, डोमेस्टिक चैलेंजेस, एक्सटर्नल चैलेंजेस। आप इसको डोमेस्टिक और इंटरनल थ्रेट्स, वट एवर यू वांट टू राइट। ये तो भाई एक्सटर्नल चैलेंज या एक्सटर्नल थ्रेट। अब सोचो क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द एक्सटर्नल डोमेस्टिक challenges or internal threats to what, circular flow of income।
अब बताओ क्या क्या हो सकता है, ट्राई टू थिंक। अब देखो हर एक जैसे बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, ठीक है, जिन पॉलिसीज के कारण क्या होता है कि लोगों के मन में अविश्वास हो जाता है गवर्नमेंट के प्रति। जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जब जो फेज था, इवोल्यूशनरी फेज था इंडियन इकोनॉमी का, तो उसमें क्या था कि जो आपका 90s का पार्ट था, 90s के मतलब जस्ट अभी से थोड़े से पहले 10-15 साल, जिसपे हम लोगों ने अर्बनाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया था। वी वेयर गिविंग मोर फोकस ऑन द अर्बनाइजेशन ऑफ अर्बन एरिया, मतलब अर्बनाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज ओनली। वी वेयर नॉट फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। इससे क्या हो गया था कि लोगों के मन में बहुत सारा असंतोष हो गया था, तो वहां से नक्सलिज्म, देखे होंगे कि नक्सलिज्म उस केस में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो एक काउज क्या हो गया, नक्सलिज्म। अब सी दिस नक्सलिज्म इज नॉट रिलेटेड, मतलब कोर इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द कोर इकोनॉमिक पार्ट, ठीक है। नक्सलिज्म इज नॉट रिलेटेड टू द कोर इकोनॉमिक पार्ट, बट इट हैम्पर्स, इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी, ठीक है। कैसे, सोचो, ट्राई टू थिंक, कैसे करेगा। नक्सलिज्म है, मान लो उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं होने देगा, लोगों की स्थिति ठीक नहीं होने देगा, ठीक है। लोगों की क्या, वो लोग खुद भी दे विल नॉट ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एक्चुअली, ठीक है। तो जब तक वो सोसाइटी के पार्ट नहीं बनेंगे तब तक उनका जो लाइफ मतलब जीवन जीने का जो ढंग है, दैट विल नॉट बी कन्वर्टेड, तो अच्छे से नहीं है। अगर कन्वर्ट होगा तो दे विल डेफिनेटली दे विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ आवर दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जो भी है, अब देखो वो लोग ब्लैक में बहुत सारी चीजें खरीदेंगे या जो भी हो, बहुत सारी चीजों को मतलब क्या होगा कि लूटपाट करेंगे, दैट विल ऑल्सो हेम्पर, ठीक है। लूटपाट किए तो ऐसा थोड़ी है कि जिस सिर्फ कंपनी का जाता है, आप ही का। मान लो आप सोच लो ऐसे कि आई एम अ मिडिल क्लास मैन एंड आई एम हैविंग ओनली वन बाइक। अगर हम जा रहे हैं कहीं रास्ते में और मेरा बाइक छिना गया, अब उस बाइक को खरीदने के लिए हमने 5 साल 6 साल मेहनत किया, सेविंग्स किया, फिर जाके वो बाइक ली थी। अब फिर से अगर दोबारा बाइक लेना हो तो फिर से 6 साल का मेरा जो सेविंग्स है वो क्या होगा, हैम्पर होगा। अगेन हमको जो हमने जो अपना घर का बजट रखा, जो भी हो हमारा बजट, वो क्या हो गया, वो भी हैम्पर करेगा। तो हम लोग बाजार से कम सामान खरीदेंगे, उस पे मतलब अंकुश लगाएंगे, ये चीजें ना लें, जो जो जितनी जरूरत की चीजें हैं, तो दैट इज इम्पैक्टिंग व्हाट, डिमांड। तो फिर उसी तरीके से क्या हो जाएगा, वो इंटर रिलेटेड हो जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। नक्सलिज्म। अब बताओ और क्या हो सकता है, सोचो। एक वर्ड है जो बहुत फेमस है, करप्शन। इट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल चैलेंज ना, ठीक है। करप्शन कैसे कैसे और क्या हो सकता है, करप्शन तो सब जान ही रहे, धांधली घूस जो भी आप बोलो, इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं। अब आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। कैसे, आप कभी अगर किसी ऑफिस, सरकारी ऑफिस में जाते हैं, वहां काम डिले होता है, और बिना पैसे के भी बहुत जगह काम नहीं होते हैं, सबको पता है, सभी जगह बहुत पैसे लेते हैं। अब तो चीजों में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ऑनलाइन हो रहा है, तो देर इज मच मोर डिफरेंस फ्रॉम द सिचुएशन दैट वी वर हैविंग 10 years बैक एंड नाउ, ठीक है। तो बहुत सारा गैप आ रहा है, अब धीरे धीरे चीजें, पर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, ये आपको भी पता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी विल बी द पार्ट ऑफ दिस। इसमें और क्या हो सकते हैं, मान लो किसी स्टेट में, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि इसमें मतलब सूखा हो गया, ये यहाँ पे गुजरात सूखा, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, फिर कहीं बाढ़ आ जाता है, तो डिजास्टर्स, डिजास्टर्स आया तो लोगों की क्या हो जाएगी, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, इट मीन्स दे विल दे विल लेस डिमांड, दे विल हैव लेस डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज का कम डिमांड करेंगे, फिर वही सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी टोटल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा। लेस सेविंग होगा, बैंक में कम पैसा होगा, गवर्नमेंट को कम टैक्स जाएगा, कम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा,
फिर उसके बाद बैंकिंग के पास भी जो है, फाइनेंशियल सेक्टर के पास भी कम पैसा होगा। तो हाउ दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, यू ओनली हैव टू ब्रॉडली व्यू दिस इन योर, इमेजिन दिस इन योर माइंड, देन ओनली यू विल बी एबल टू कोरिलेट द थिंग्स। ओके, डिजास्टर्स हो गए, और क्या हो सकते हैं? थिंक, अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब कि अभी लगातार 10 साल से हमारे कंट्री में स्टेबल सरकार है। पहले बीच बीच में क्या होता, अनस्टेबल थी। कंट्री छोड़ दो, आप स्टेट ले लो, बहुत सारे स्टेट में क्या हो, सब लेवल जिसको बोल सकते हो आप लोग, वहां पे क्या हो रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, मतलब बार बार सरकार चेंज हो रहा है, बदल रहा है। अब देखो, जिस भी रीजन से हो, वट एवर द रीजन में भी, अगर इलेक्शन बार बार हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, खर्च इलेक्शन पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो खर्च हमारा इलेक्शन पे बढ़ रहा है 5 साल के बाद जो होना चाहिए और अभी हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, जो पैसा जो इलेक्शन पे खर्च होता है, आप देखोगे एक इलेक्शन कराने में कितने सारी चीजें जो है लगती हैं, रिसोर्सेस, चाहे वो मनी रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, मतलब चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कुछ भी हो, आप देखते हो कितना उसमें पैसा खर्च होता है। तो दैट विल डेफिनेटली हैम्पर आवर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी, ओके, और कुछ हो सकता है? एक तो पॉलिटिकल एक टर्म आता है, एक नहीं, पहले एक तो उस टर्म से पहले एक और चीज, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या है? लाल फीताशाही, जिसको हम लोग हिंदी में मतलब लाल से लिखा हुआ, लाल फीताशाही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मतलब कि आप किसी गवर्नमेंट सरकारी संस्था में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, संस्था भी छोड़ दो, ऑफिस में ही चले जाओ, तो कोई भी चीजें क्या होगी, बहुत आराम से होंगी। ऑफिसर आनाकानी करेगा, मतलब लाल फीताशाही मतलब बेफालतू का जो डिले होता है, डिले इन द अनयूजुअल डिले इन द प्रोसेस ऑफ एनी वर्किंग, मतलब एनी वर्क, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू होम, ड्यू टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो अनयूजुअल बोलो, या अनएथिकल भी बोल सकते हो आप, या अनएक्सपेक्टेड बोलो, ठीक है, या फिर जानबूझ के भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो डिले का कारण हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मतलब के कारण जो डिले हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है, अनएक्सपेक्टेडली या अनयूजुअली हो रहा हो, किसी भी डिसीजंस पे पहुंचने में, या किसी वर्क को करने में, या किसी चीज के प्रति डिसीजन लेने में, तो वो क्या होगा, हमारा रेड टेपिज्म में आएगा। दैट विल आल्सो हैम्पर ना, क्योंकि अब देखो, आप अगर इसको गवर्नमेंट ही सेक्टर से देखोगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डेवलपमेंट खर्च होता है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ये फिर डिले कर दिया। यहाँ से अगर डिसीजन लेने में लेट हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लेट होगा, डेवलपमेंट में कोई भी चीज लेट होता है तो उसका महंगाई बढ़ जाता है। आप देखो, आज घर बनवा रहे हो और आज से आप साल भर बाद बनाओ, रड का दाम बढ़ जाएगा, छड़ मतलब, ठीक है, छड़ का दाम बढ़ जाएगा, गिट्टी बढ़ जाएगा, बालू बढ़ जाएगा, सबका क्या होगा, रेट ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होते जा रहा है। तो वहां महंगाई, तो इससे क्या होगा, जो फाइनल प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा बहुत, ठीक है। अगर इन सभी चीजों को ऐसे देखा जाए, एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नेंस डेफिसिट। गवर्नेंस डेफिसिट, अब ये टर्म जो है वो कैजुअली, मतलब यूजुअली यूज नहीं होता, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा टर्म है। तो गवर्नेंस, जैसे हम लोग जानते हैं, सरकार चलाने की जो प्रक्रिया होगी, डेफिसिट मतलब उसमें कमी है, लैगिंग्स है, लैकुनाज है, ओके। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, अगर इसको समझना हो, कि अगर गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट के वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, ठीक है, ना तो अकाउंटेबिलिटी है, ना ट्रांसपेरेंसी हो, और क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व नहीं है, ना पारदर्शिता है, और अनरिस्पॉन्सिव, मतलब कि वो बिहेवियर उसका अनरिस्पॉन्सिव हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गवर्नेंस डेफिसिट। ऐसे मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट करना होगा कर लेना। अच्छा, गवर्नेंस, गवर्नेंस में सिर्फ सरकार ही नहीं आता है, आप ऐसा मत सोचना सिर्फ सरकार, सरकार का पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी आता है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी तो गवर्नमेंट का ही पार्ट हो गए ना। तो वहां या तो उनके थ्रू, या डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू, जो भी हो, तो उनके काम में, ठीक है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वो भी है ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो उनके उनके काम में
चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे खुद गवर्नमेंट क्यों ना हो, तो उनके काम में जब ना तो ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है, यानी दे विल हैव दे विल लैक व्हाट, ट्रांसपेरेंसी। आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, लैक ऑफ व्हाट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब एकदम तुरंत तत्पर नहीं, तैयार नहीं होना तुरंत काम को, डिले वाला बात हो गया, जल्दी जवाब नहीं देना। अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व न लेना, तो दीज थिंग्स विल come under governance deficit by either by the government or by government officials or by government institutions. Okay, चलो ये चीजें हो गया। और वॉट एवर द थिंग्स और टर्म्स आपके मतलब मेमोरी में आया, पढ़ते दौरान आया, यू कैन राइट देयर इन योर नोट्स। अब व्हाट कैन बी द एक्सटर्नल चैलेंज। अच्छा, इसमें एक चीज और आया, सॉरी, एक चीज मुझे और ध्यान आया, वो मैं आपको एक डायग्राम समझा के बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड ये लगभग हर एक इकोनॉमी, हर एक कंट्री के इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम मौजूद है, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम पॉलिटिशियंस ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लिए, पॉलिटिशियंस, जो नेता होते हैं, राजनेता, नेत्री, जो भी वॉट एवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है। यहाँ पे ले लिए कॉर्पोरेट्स, ऐसे वाले कॉर्पोरेट्स, बिल्डर्स वेल्डर्स जो भी हो। एक आ गया ब्यूरोक्रेट्स, और क्या हो सकता है, पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, और कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हो सकता है, हाँ सॉरी, सॉरी मैं थोड़ा ये हो गया था। आप मीडिया ले लो, जैसे हम लोग मीडिया में बोलते हैं ना कि हाँ वो मीडिया खरीद गया ये, ठीक है। क्रिमिनल्स ले लो, और क्या रह गया, कॉर्पोरेट्स, क्रिमिनल्स, हाँ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एनजीओ ले लो। अब इन सभी का जो नेक्सस है, ये मिलके अगर कुछ गलत काम करते हैं, ठीक है, मतलब ये गलत किया, अब मान लो कि ये गलत कर रहा है और यहाँ पैसा दे रहा है, चीजों को छुपा रहा है, या इनके थ्रू कुछ गलत करवा रहा है। अगर ये गलत कर रहा है तो इंक्लूड किनको करेगा, क्रिमिनल्स को करेगा, ठीक है। और पैसा किनको देगा, ब्यूरोक्रेट्स को, ताकि कोई केस वेस ना हो, कोई चीजें सामने ना आए, ठीक है, जो भी उनकी गलतियां हैं वो सामने ना आए, मीडिया में ना आए, तो उसके लिए भी पैसा यहाँ देंगे। एनजीओ जो है उनको भी पैसा दे के मुंह उनका बंद करवाने के लिए पैसा दिया है कि हाँ चलो भाई, इस चीजों को, जो भी गतिविधियां हुई इसको ओपन नहीं करना है इन द पब्लिक। तो ये चीजों का जो नेक्सस है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक चैलेंज, ठीक है। किसी भी कंट्री में आप देख लो, पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिशियंस आपस में गठबंधन के, मतलब अब पैसा तो नहीं से लेंगे ना, चुनाव में खर्च करना है, तो अब बदले में ये क्या चाहते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, किसी भी चीज में फंसे या जो भी हो, तो कन्वीनियंस ये भी लेते हैं। ये किन का हेल्प लेंगे, क्रिमिनल्स का हेल्प लेंगे, ठीक है। ये फिर जो क्रिमिनल्स है, जो भी इलीगल चीजें किया गया, उनको अगर छुपाना हो, ठीक है, उसे मतलब ओपन नहीं करना हो, तो ब्यूरोक्रेट्स को पैसा देंगे, ये मुंह बंद कर लेगा अपना। ये मुंह बंद हो गया, मीडिया में बात ना जाए, या बात चली भी गई तो उस चीज को दबाने के लिए यहाँ पे पैसा दिया गया, और एनजीओ में पैसा दिया गया। तो व्हाट दिस मतलब दिस होल थिंग्स टुगेदर जब नेक्सस हो जाता है, तो क्या मतलब एक चैलेंज ही तो फेस कर रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ना, कैसे कर रहा है। अब देखो, मान लो कि कुछ ऐसा हो गया, जैसे किसी का एक मूवी देखे होंगे आप, बिल्डिंग गिर गया था, कौन सा मूवी था, गब्बर इज बैक, जो भी हो व्हाटएवर। तो अब जो बहुत सारे पैसे लगा के, मतलब सालों, 10 साल 15 साल पैसा पूंजी जमा करके मकान खरीदे और मकान गिर गया,
अब सोचो, it will directly, not indirectly, directly hamper their what situation, which situation, financial situation, फाइनेंशियल सिचुएशन तो करेगा ही। एक तो लोन भी लिए होंगे या फिर नहीं भी लिए होंगे, जिन्होंने पैसा जमा किया होगा वो तो पैसा गया। अब फिर से या तो दूसरा घर हमको खोजना हो, या तो फिर रेंट पे, वो जो पैसा जमा किए थे उससे हम उनको रेंट नहीं देना पड़ता। अगर अपना घर हो जाता, रेंट नहीं देना पड़ता, तो क्या होता, उस रेंट को यूटिलाइज करते व्हाट फॉर देयर डेवलपमेंट। कैसे डेवलपमेंट? उनके बच्चे को अच्छे स्कूलों में भेज के, या फिर और अच्छा रहन सहन करके लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और अच्छा करके। तो उसके लिए क्या होता, मोर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सप्लाई होता। दिस थिंग्स यू विल हैव टू थिंक बाय योर ओन इन ब्रॉड, ठीक है। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक कोरिलेट नहीं करोगे। चलो मूविंग फर्दर अहेड। अब आ जाते हैं इधर एक्सोजेनिक चैलेंज, एक्सटर्नल चैलेंजेस, मतलब दीज आर नॉन, एक तो एक्सटर्नल तो होंगे ही लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम के पार्ट नहीं होंगे। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, नक्सलिज्म, करप्शन आप लिख लेना, और आप इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। जल्दी जल्दी इधर आते हैं ताकि ये टाइम ना हो। एक्सटर्नल चैलेंजेस में क्या क्या हो सकते हैं, देखो, टेररिज्म। टेररिज्म क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल थ्रेट, कहीं पे अटैक होता है। अच्छा, उसमें भी आप ले लेना, टेररिज्म जो है उसमें भी आ सकता है आपका, क्या कहते हैं, एंडोजेनिक में भी आ सकता है। कैसे? अगर मान लो किसी पोर्ट पे, जैसे इंडिया के किसी पोर्ट पे अगर जानबूझ के हमला किया 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 गया, ताकि इंडिया का जो सामान जहां पे उतरता है, जिस पोर्ट पे उतरने वाला है, वो हैम्पर हो जाए, तो क्या हो गया, एक तो डिले होगा, सामान नहीं उतरेगा, या तो घूम के वापस जाएगा, या कहीं से घूम के आएगा फिर दोबारा, या कहीं और जाके माल को उतारेगा, तो वहां क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा तो चीजों का दाम फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। दाम बढ़ेगा तो दैट विल अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैम्पर द, या डायरेक्टली इम्पैक्ट दे हाउसहोल्ड सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर है तो प्रोडक्शन सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर भी इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से देखना। तो यहाँ पे जो टेररिज्म है, इसको ग्लोबल एपी सेंटर कर दो आप, ग्लोबल एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। और क्या एक्सटर्नल हो सकता है? अच्छा, ग्लोबल एपी सेंटर टेररिज्म, जैसे कि अभी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे जो कि टेररिज्म को क्या करते हैं, मतलब उसे बढ़ावा देते हैं। नाम क्या लो, सब तो जानते ही हैं। टेररिज्म से क्या हो गया, मराइन सिक्योरिटी जो, सॉरी, यानी कि वही पार्ट, जैसे कि मैंने बोला था, पोर्ट हो गया, पोर्ट पे हमला कर लिया, रेलवेज पे हो गया, जैसे मान लो रेलवे का क्या कहते हैं, ट्रैक उखाड़ के हटा दिया, ब्लास्ट में उड़ा दिया, कहीं ब्रिज उखाड़ दिया जहाँ से कि एक ही रास्ता हो जाने के लिए, उस ब्रिज को ही उड़ा दिया। तो अब वो 10 दिन एक जगह से दूसरे जगह जाने में, जब तक रोड ना बना तब तक तो वो सिस्टम हैम्पर हुआ ना, डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो भी हो, जो खाना ही जाता है या सब्जी जाते हो, वो क्या हो गया एक। तो अब लोग क्या करेंगे, महंगे दर में बेचेंगे भी, और फिर महंगे दर में मजबूरी में खरीदना भी पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का जो है मोड ही जो है उसको बर्बाद कर दिया गया। तो चीजों को आप बड़े विस्तार में सोचो। और क्या हो सकता है टेररिज्म में? जैसे आईएसआईएस, आप आईएसआईएस अलग से भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। क्लाइमेट चेंज, अच्छा, अब बोलोगे क्लाइमेट चेंज कैसे हो गया? अच्छा, क्लाइमेट चेंज होने से क्या हो सकता है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि समय से बारिश नहीं होगी, समय से आपका क्या कहते हैं, धूप नहीं निकला, जितना गर्मी चाहिए जिस फसल को वो नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, या बहुत ज्यादा बारिश हो गई क्लाइमेट चेंज के कारण, तो दैट विल डायरेक्टली हैम्पर द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर। और ये आपका एंडोजेनिक में भी आ जाएगा, एंडोजेनिक में क्लाइमेट चेंज भी आ सकता है। और वहां पे एक चीज छूट गया, एंडोजेनिक में आप ऐड कर लेना, वहां पे क्या, वो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वो उसका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, पुअर, यानी पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, ओके, दैट यू विल हैव टू ऐड इन द एंडोजेनिक चैलेंजेस। एंडोजेनिक चैलेंजेस में भी जो डोमेस्टिक है, ओके, डोमेस्टिक इन विच पार्ट यू विल हैव टू ऐड द दिस विच पॉइंट, पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन domestic challenges of what endogenic challenges to या internal threats to source of income। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज आप वहां भी डाल सकते हो, एक्सटर्नल थ्रेट में ही, उसके पार्ट में ही। और क्या हो सकता है?
नेबर्स के साथ आपके मतलब अगर अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, मान लो कि बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीजें इंपोर्ट आप वैसे कंट्री से कर रहे हो जिनके साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, और किसी भी कारण से क्या हो गया, एक तलखी बढ़ गया और दे विल स्टॉप एक्सपोर्टिंग द थिंग्स दोज यू वर इंपोर्टिंग फ्रॉम देम। तो फिर क्या होगा, महंगाई दर बढ़ेगा, फिर दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो। नेबरिंग से अच्छा कंट्री ही लिख लो, countries with which we have trade relations। ओके, और लैक ऑफ पॉलिटिको एफिशिएंसी भी बोल सकते हो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो क्या कर सकते हो उसको, उसी का पार्ट हो गया। रिलेशन विद द कंट्रीज विद विच वी आर हैविंग ट्रेड रिलेशन, यानी कि यहाँ पे अगर कर दो, यानी कि दो कंट्री के बीच में क्या मतभेद हो गया, तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसेंसस अमॉन्ग नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये इसी का पार्ट हो जाएगा। और बाकी इस टाइप से मतलब ब्रॉडली सोचते हुए आप लोग जो भी पॉइंट्स है इसको ऐड कर लेना फर्दर। ओके, तो माइंडिंग ऑफ द थिंग्स हियर, मिलते हैं अगले क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, ओके बाय।